हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेज में। लास्ट क्लास में हमने दो कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ी थी, येलो फीवर और साथ में जीका। यहां से जो एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, एक बहुत पॉपुलर सवाल, किसी भी कंट्री में जहां रिस्क होती है येलो फीवर की या रिस्की कंट्रीज, वहां ट्रैवलिंग से पहले किस वैक्सीन की आवश्यकता होती है। जवाब होगा येलो फीवर की वैक्सीन। जीका के बारे में ज्यादा रिपोर्टेड केस कहां है, इंडिया के अंदर ज्यादा कहां पाया गया है, जवाब होगा जयपुर शहर। सारे के सारे सवाल जो यहां से बन सकते हैं ये सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। आज लेकर आए हैं एक नई कम्युनिकेबल डिजीज, आपके सामने बोर्ड पर अवेलेबल है, नाम है इबोला। नाम क्या है? इबोला। बात करेंगे इसके बारे में भी। इबोला ये कुछ जूनोटिक डिजीजेस हैं जो मनुष्य में फैली है, लेकिन जानवरों की ये देन है। इन डिजीज के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसे। सबसे पहले इबोला को इबोला जो है इबोला जो आपका है, इसके अंदर इबोला में आपको दूसरा नाम देखने को मिलेगा जेरी वायरस। इसी का नाम है जेरी वायरस। तो याद रखना है, इबोला का दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो आपको डायरेक्टली बोलना है ऑल्सो कॉल्ड एज जेरी वायरस, यानी इसका दूसरा नाम है ऑल्सो कॉल्ड एज जेरी वायरस। कौन से वायरस को जेरी वायरस बोलते हैं? तो आपका जवाब होगा इबोला। इसी को ही बोलते हैं इबोला हेमरेजिक फीवर। जैसे डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं, वैसे इसी को बोलते हैं इबोला हेमोरेजिक फीवर। इबोला हेमरेजिक फीवर, इबोला हेमरेजिक फीवर। क्लियर है? तो ये सारे के सारे जो नाम मैंने बताए हैं बेटा, यह इबोला के ही दूसरे नाम हैं। इसी का नाम है जेरी वायरस, इसी का नाम है इबोला हेमरेजिक फीवर। चलिएगा इसके एजेंट की बात हम कर लेते हैं। यह किस के द्वारा फैलता है, इसका एजेंट क्या रहने वाला है? तो ध्यान दीजिएगा, यह जो आपका इबोला होता है, इस इबोला का एजेंट जो है उसका नाम है आपका, वायरस के द्वारा ही यह फैलता है। वायरस जनित रोग ही यह है जिसे हम बोलते हैं फिलो वायरस। नाम क्या है? फिलो वायरस। अगर सवाल आए किस वायरस के द्वारा यह होता है, तो आपका नाम होगा फिलो वायरस। इबोला है जो फिलो वायरस में आता है। वैसे तो अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो हम इसका डायरेक्टली इबोला ही बोल देंगे। वायरस का नाम भी क्या हो जाएगा? इबोला वायरस, क्योंकि ये वायरस डायरेक्ट नाम ही है इबोला वायरस। लेकिन अगर इबोला में भी आवे कि इबोला जो है, उस इबोला के अंदर कौन सा जीनस होगा, उसका जीनस क्या है, तो आपका जवाब होगा, इसका जीनस है फिलोवायरस। कौन सा है? फिलोवायरस। अगर सवाल आए इसकी फैमिली कौन सी होगी, तो फिर जवाब देना है फिलोविरिडी फैमिली होती है। फिलोविरिडी फैमिली है। कौन सी फैमिली है? फिलोविरिडी फैमिली। एजेंट का नाम बताओ? इबोला वायरस ही है। नाम वही है जो लिखा है, बीमारी का नाम ही इबोला है, तो इसका नाम भी इबोला ही होगा। जैसे जीका था। जीनस बताओ तो बताना है इसका जीनस होता है फिलोवायरस। क्या होता है? फिलोवायरस। फैमिली बताओ तो बताना है फिलोविरिडी फैमिली में आता है। कैसी बीमारी है ये? तो बोलना यह है जूनोटिक डिजीज है। कैसी है? जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज का मतलब हम बता चुके हैं पहले, वह बीमारी जो एनिमल्स से ट्रांसफर हो रही है ह्यूमन बींग्स में। एनिमल्स से कहाँ जाएगी? यह ह्यूमन बींग्स में। यानी कि
जानवरों से आदमियों में आ रही है, इसलिए इन्हें जूनोटिक डिजीज कहते हैं। ध्यान से देखिए क्या बातें हमने बात की है इबोला के बारे में। इबोला का दूसरा नाम झेरी वायरस होता है, इसी का नाम है, इसी का नेक्स्ट नाम मैंने बताया इबोला हेमरेजिक फीवर कहा। एजेंट का नाम आए तो जवाब देना है इबोला वायरस। जीनस क्या है? फिलो वायरस। फैमिली क्या है? फिलोविरिडी फैमिली। कैसी डिजीज है? जूनोटिक डिजीज। क्या मतलब होता है? जानवरों से आदमियों में जो डिजीज फैल रही है वह जूनोटिक डिजीज होती है। इबोला भी कैसा है? एक प्रकार का जूनोटिक डिसऑर्डर ही है। चलिए आगे बात करते हैं हम इसके बारे में। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहने वाला है? कितना समय लेता है लक्षण लाने में? इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? कैसे यह बीमारी स्प्रेड होती है? इसका रिजर्वेयर क्या होता है? किसके अंदर पाया जाता है इबोला? इसका होस्ट क्या होता है? इसका फर्टिलिटी रेट क्या है? सारे के सारे पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 2 से लेकर 21 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड पाया जाता है। कितना? 2 से लेकर 21 दिन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, कैसे ट्रांसमिट होती है, तो याद रखना है यह ट्रांसमिट होती है थ्रू बॉडी सिक्रेशन। किनके द्वारा? थ्रू बॉडी सिक्रेशंस। जो बॉडी के सिक्रेशंस हैं उनके द्वारा ट्रांसमिट होता है आपका इबोला। अब बॉडी के सिक्रेशन में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? जैसे सीमन हो सकता है, जैसे स्वीट हो सकता है, इन सभी के द्वारा यह ट्रांसमिट हो सकती है। आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आपको नजर आएंगी, इनके द्वारा यह ट्रांसमिट होता है इबोला, मतलब बॉडी के सिक्रेशन से यह ट्रांसमिट हो जाती है। रिजर्वियर की मैं बात करूं, किस में पाया जाता है? इसका डेफिनेटिव रिजर्वियर क्या होगा? तो जवाब होगा बैट में होता है। बैट बोलते हैं चमगादड़ को। किसको बोलते हैं? चमगादड़। चमगादड़ जो होती है, चमगादड़ को हम बोलते हैं बैट। तो चमगादड़ में पाई जाती है आपकी क्या रिजर्वियर होगा इबोला का? बैट, चमगादड़। इसकी जो फर्टिलिटी रेट है वह लगभग 40% के आसपास रहती है। टोटल क्वेश्चंस जो यहाँ हमने आपके सामने डिस्कस किए, कितना इंक्यूबेशन पीरियड होगा? 2 से लेकर 21 दिन। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है? बॉडी के सिक्रेशंस के द्वारा, लाइक सीमन एंड स्वीट्स। रिजर्वियर क्या होगा? डेफिनेटली उसका रिजर्वियर होता है बैट, यानी चमगादड़ों के अंदर यह पाया जाता है। आपका कोरोना भी इसी की देन माना गया है, चमगादड़ की देन। ऐसा ही आप पढ़ोगे नीफा वायरस, वह भी पिग और चमगादड़ की देन होती है। जूनोटिक डिजीजेस अधिकांशतः पिग और चमगादड़ से देखी गई हैं। ऐसा ही एक आपके सामने मैंने पेश किया है इबोला, जो कि बैट के द्वारा होता है। बोले तो रिजर्वियर इसका बैट होता है। इसकी फर्टिलिटी रेट कितनी रहने वाली है? 40% इसकी फर्टिलिटी रेट देखी गई है। चलिए आगे बात करते हैं हम इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद में हम बात करते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिस्कस कर लिया है, अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। इसका पता कैसे लगाएंगे? तो यहाँ 2 चीजों के द्वारा हम पता लगाते हैं। पहला तो है आपका RT-PCR टेस्ट। RT-PCR बोले तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, उनके द्वारा यहां हम नेजल सिक्रेशन, नेजल स्वाब लेते हैं। किसके द्वारा डिटेक्ट करते हैं? नेजल स्वाब के द्वारा। उसके अलावा दूसरा एलाइजा भी कर सकते हैं, यहां पर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। और यहां हम क्या करेंगे? IgG एंड IgM एंटीबॉडी का डिटेक्शन किया जाता है। दोनों प्रकार की एंटीबॉडी आप डिटेक्ट करेंगे एलाइजा में। तो 2 टेस्ट आप कर सकते हैं इबोला के लिए, एक PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दूसरा एलाइजा परफॉर्म कर सकते हैं टू डिटेक्ट दैट वायरस। इस वायरस को डिटेक्ट करने के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एलाइजा की सहायता हम लेते हैं। आगे हम बात करें लक्षणों के बारे में,
तो क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं, बोर्ड पर अवेलेबल हैं कुछ पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स जो इंडिकेट करते हैं इबोला को। ध्यान दीजिएगा क्या क्या हो सकता है इसमें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वोमिटिंग, बोले तो मितली देखने को मिल सकती है, उल्टी आप जिसे कह रहे हैं वह आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ब्लडी डायरिया, व्यक्ति देखो आपकी इमेज में दिखा रखा है, व्यक्ति बैठा है और डेफिकेशन कर रहा है, उस डेफिकेशन में कुछ मात्रा में ब्लड भी आ रहा है। मतलब कहें तो जब वह यूरिन पास आउट करता है और स्टूल पास आउट करता है उस समय कुछ अमाउंट में डायरिया के साथ में और यूरिन के साथ में रक्त भी देखने को मिलेगा। आप कह सकते हैं ब्लडी डायरिया और यूरिन हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करें शोर थ्रोट, क्या रहने वाला है, शोर थ्रोट, गले में खराश, शोर थ्रोट इबोला का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा चौथे नंबर पर मैं बात करूं ब्लडिंग फ्रॉम बॉडी ओपनिंग्स, बॉडी की जो ओपनिंग्स हैं वहां से आपको ब्लडिंग देखने को मिल सकती है। ब्लडिंग आपको नॉर्मली यहां देखने को मिलेगा बॉडी की ओपनिंग्स के द्वारा, यानी कि आपका ब्लड लॉस देखने को मिलेगा, इसीलिए इसका नाम हेमरेजिक फीवर भी पड़ा था। पांचवें नंबर पर मैं बात करूं बॉडी की वीकनेस, कमजोर सी थका हुई सी बॉडी आपको नजर आएगी इबोला के बाद में। इसके बाद बात करें नेक्स्ट लक्षण के बारे में तो छठे नंबर पर नजर आएगा मसल पेन, बहुत ज्यादा वास्टिंग पेन नजर आता है, थका हुआ सा और पूरी मसल में जकड़न सी उसे नजर आती है। नेक्स्ट मैं बात करूं सातवें नंबर पर तो आपको हेडक नजर आएगा और फीवर एक कॉमन लक्षण है, यह आठवें नंबर पर नजर आ रहा है। टोटल हमने आपके सामने 8 कॉमन लक्षण बताए हैं जो इबोला को इंडिकेट कर सकते हैं, चाहे वो वॉमिटिंग हो, चाहे वो डायरिया और यूरिन के साथ में आने वाला रक्त हो, चाहे वह शोर थ्रोट हो, इसके अलावा ब्लडिंग फ्रॉम ओपनिंग नजर आ रही हो, बॉडी की वीकनेस यहाँ हो, मसल पेन हो, हेडक हो या फीवर हो, ये सारे के सारे लक्षण आपको इबोला में देखने को मिल सकते हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं कहीं ना कहीं लक्षणों में ब्लडिंग हमारे को नजर आ रही है, यानी कि इस वजह से इसे फीवर है इसीलिए फीवर कहा, और ब्लड नजर आ रहा है इसलिए हेमरेजिक कहा है, साथ में दर्द भी नजर आ रहा है, जॉइंट्स पेन है, मसल पेन है, बॉडी वीकनेस है, सारे के सारे लक्षण आपको इबोला में देखने को मिल जाते हैं। तो आपके सामने जो बातें मैंने पेश की हैं सारी की सारी किससे रिलेटेड थी, आपके इबोला से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे बीमारियां हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में छोटा सवाल पेश करके आपके सामने एक नंबर खराब कर सकती हैं, इसलिए मैंने आपके सामने इन्हें प्रस्तुत किया है। सबसे पहले एक बार क्विक रिव्यूज देखिएगा क्या क्या बातें हैं इबोला में जो ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इबोला का दूसरा नाम झेरी वायरस है, इसी का नाम है इबोला हेमरेजिक फीवर है। एजेंट का नाम बोलो इबोला वायरस बताना है, एजेंट का नाम इबोला वायरस है। इसका जीनस बताओ फिलो वायरस बताना है। फैमिली बोलो तो बताना है फिलोविरिडी फैमिली में यह आता है। अगर बोला जाए इसका कैसी बीमारी ये होने वाली है, जूनोटिक डिजीज है, जानवरों मतलब बैट से मनुष्य में यह स्प्रेड हो रही है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो थ्रू द बॉडी सिक्रेशन से ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा इंक्यूबेशन पीरियड इसका लगभग 2 से लेकर 21 दिन का देखा गया है। रिजर्वियर बैट या चमगादड़ इसकी होती हैं और इसकी जो रेट है फर्टिलिटी वह 40% पाई गई है। अगर मैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करूं तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोले तो नेजल स्वाब, इसके अलावा एलाइजा जिसमें IgG और IgM एंटीबॉडी का डिटेक्शन हम करते हैं। लक्षण कॉमन लक्षण आपके सामने 8 पेश किए। पहला है वॉमिटिंग, दूसरा आपके सामने मैंने पेश किया बॉडी का जो यूरिन है एक्सक्रीट कर रहे हैं और जो डायरिया एक्सक्रीट हो रहा है उनमें ब्लड आपको नजर आना है। शोर थ्रोट आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ब्लीडिंग फ्रॉम द ओपनिंग्स आपको देखने को मिल सकती हैं। हेडक आपको देखने को मिल सकता है। मसल वीकनेस आपको देखने को मिल सकती है। आपको फीवर देखने को मिल सकता है और आपको मस्कुलर पेन जो है वह नजर आ सकता है। ये सारे की सारी कंडीशंस आपके सामने हैं जो इबोला को इंडिकेट करती हैं।
एग्जाम में अधिकांश जो सवाल है इसके एजेंट के बारे में ही पूछने की संभावनाएं रहती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसा ही एक और वायरस है नीफा वायरस। कौन सा वायरस है? नीफा वायरस। इसे न्यू भी बोलते हैं, NIV, न्यू बोले तो नीफा वायरस। इसकी शॉर्ट फॉर्म है न्यू, NIV। उसका मतलब भी क्या बात कर रहा है? वह है नीफा वायरस। क्लियर बात क्या है? यह है भी उसका मतलब समझना, यह बात कर रहा है नीफा वायरस की। तो शॉर्ट में इसे निव के नाम से भी जाना जाता है। निव का मतलब भी होता है नीफा वायरस। क्लियर है? चलिएगा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। नीफा के बारे में क्या है इसका एजेंट, देखिएगा इसके एजेंट के बारे में भी। कौन करता है नीफा? तो एजेंट की बात करें तो पहला तो यह खुद ही होगा, तो इसका एजेंट है नीफा वायरस। एजेंट होता है नीफा का नीफा ही, नीफा वायरस। एजेंट का नाम है नीफा वायरस। चलिएगा इसका जीनस क्या है, कौन से जीनस में आता है? तो बोलना है हैनिपा वायरस। कौन सा है यह? हैनिपा वायरस। यह हैनिपा वायरस जीनस से आता है। बोला जाए इसकी फैमिली कौन सी होगी, तो आपका जवाब होगा पैरामिक्सोविरिडी फैमिली। कौन सी फैमिली होगी? पैरामिक्सो। याद रखना पैरामिक्सो की बात हम पहले भी कर चुके हैं मीजल्स में। पैरामिक्सोविरिडी फैमिली, पैरामिक्सोविरिडी फैमिली होती है। पैरामिक्सोविरिडी फैमिली में आता है नीफा। क्लियर है? नीफा वायरस का जीनस है हैनिपा वायरस, इसकी फैमिली है पैरामिक्सोविरिडी फैमिली, और वायरस का नाम है नीफा वायरस। याद रखना यह भी कैसी बीमारी है, तो जवाब होगा जूनोटिक डिसऑर्डर है। यह भी जूनोटिक डिजीज है। यह भी चमगादड़ और पिग की देन है मनुष्य में। हम बात करेंगे इसके बारे में। तो निव का नाम से भी इसे जाना जाता है। निव का मतलब भी नीफा वायरस की बात कर रहे हैं, शॉर्ट में निव कहा जाता है। एजेंट है नीफा वायरस, जीनस है हैनिपा वायरस, फैमिली है पैरामिक्सोविरिडी फैमिली। कैसी डिजीज यह है? जूनोटिक डिजीज यह होती है। कुछ पर्टिकुलर हिस्ट्रियां इससे रिलेटेड हैं जो आपको ध्यान रखने की है। एग्जाम के MCQ यहां से बनेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं सन 1999 के अंतर क्या हुआ? 1999, 1999 में पहला केस मिला वर्ल्ड का, नीफा का फर्स्ट केस इन वर्ल्ड, फर्स्ट केस ऑफ वर्ल्ड, संसार का पहला केस। चलिए बात करते हैं कहां पर मिला। तो ध्यान दीजिएगा पहला केस मिला था आपका कहां पर? तो आप नीफा विलेज है मलेशिया में, वहां ये पाया गया था। मलेशिया का, मलेशिया में मिला पहला। और मलेशिया में भी कहां? इन नीफा विलेज। विलेज का नाम था नीफा विलेज, इन नीफा विलेज। गांव का नाम था नीफा विलेज, इसीलिए इसे कहा जाता है नीफा वायरस। दैट्स वाई कॉल्ड नीफा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है नीफा। क्लियर है? नीफा वायरस का नाम नीफा वायरस इसलिए पड़ा है कि सर्वप्रथम 1999 में यह मलेशिया के एक गांव में पाया गया था और उस गांव का नाम ही क्या था? नीफा। इसी नाम पर इस वायरस का नाम ही पटक दिया गया नीफा। क्लियर? पहला हिस्ट्री इसकी। दूसरी हम बात करें इसकी एंट्री इंडिया में कब हुई? तो सन 2001 में, 2001 में यह एंट्री किया इंडिया में। और पहला केस इसका नजर आएगा, फर्स्ट केस इन इंडिया नजर आया वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में। तो याद रखना है कहां था? वेस्ट बंगाल,
वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में, सिलीगुड़ी जो शहर है उसमें पाया था वेस्ट बंगाल के सन 2001 में। यह फिर रिपीट हुआ सन 2018 में, रिपीटेशन हुआ इंडिया में, फिर रिपीट हुआ और कहां पहुंच गया यह केरला में। और केरला में जो रिपीटेशन इस समय हुआ था, इसमें यहां जो डेथ मिली है, याद रखना है यहां 21 डेथ, अलग अलग डेटा है 11 डेथ। WHO तो बोलता है कि 21 डेथ उस समय हुई थी और इंडिया वाले कहते हैं कि उस समय 11 डेथ हुई थी। तो यह जो डेथ्स हैं यह पाई गई केरला में। तो इसकी 3 हिस्ट्रियां हैं। 1999 वर्ल्ड वाइज मलेशिया नीफाग्राम, 2001 फर्स्ट केस इन इंडिया वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी, 2018 रिपीट अगेन इन केरला with a death of 21 and 11 according to the WHO, 21 according to the India, 11 death पाई गई हैं। This is the history of your Nipah virus, न्यू वायरस, निफा वायरस, जिसका जीनस हैनिपा वायरस है। क्लियर है? चलिएगा आगे बात करते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहने वाला है? तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 से लेकर 14 दिन। कितना है? 5 से लेकर 14 दिन। इससे पहले हमने पढ़ा जो वायरस इबोला था उसका 2 से लेकर 21 दिन था। इसकी फर्टिलिटी रेट होती है 50%। कितना है? 50% इसकी फर्टिलिटी रेट है। इसका अंदर कोज ऑफ डेथ या कॉम्प्लिकेशन दोनों की हम बात करें, मृत्यु का मेन कारण या कॉम्प्लिकेशन बताएं तो हमें बोलना है एनसेफेलाइटिस। क्या बोलना है? एनसेफेलाइटिस। सेम का सेम आपको याद रखना है। इसका भी जो कॉम्प्लिकेशन होता है बोले तो किसका हम बात कर रहे हैं? कॉम्प्लिकेशन ऑफ इबोला। इबोला का भी कॉम्प्लिकेशन होता है एनसेफेलाइटिस। दोनों का बिल्कुल सेम है एनसेफेलाइटिस। मतलब इबोला का कॉम्प्लिकेशन भी एनसेफेलाइटिस होता है और आपके नीफा का कॉम्प्लिकेशन भी या कोज ऑफ डेथ होता है एनसेफेलाइटिस। लक्षण आपका ट्रांसमिट देखते हैं पहले, फिर लक्षणों की बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा कि यह बीमारी कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है, जरिया क्या है। तो यहां ध्यान से देखिएगा, नेचुरल होस्ट क्वेश्चन आता है। इसका नेचुरल होस्ट क्या हो सकता है? फ्रूट बैट। फ्रूट बैट यानी फलहारी चमगादड़। वे चमगादड़ जो फलों पर निवास करती हैं उन्हें फ्रूट बैट के नाम से जाना जाता है। इन्हें फलहारी चमगादड़ कहते हैं। इन्हीं का नाम है फ्रूट बैट। अलग अलग जानते हैं। चमगादड़ वर्ड आए तो उसे बैट कह देंगे। फ्लाइंग फॉक्सेस, उड़ने वाली चमगादड़ जो फलों पर बैठती हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्रूट बैट्स। तो फ्रूट बैट जो फलों पर जो चमगादड़ निवास करती हैं उन चमगादड़ों को इनका नेचुरल होस्ट माना जाता है। अगर व्यक्ति उन फलों को खा जाता है, उन फ्रूट्स को खा लेता है, यह बीमारी मनुष्य में फैल सकती है। इस चमगादड़ की देन है यह डिजीज, इसीलिए इसे जूनोटिक डिजीज कहा है। इसके अलावा पिग जो ट्रांसमिशन कर सकता है ह्यूमन में आफ्टर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड बैट एंड पिग्स। अगर पिग भी इन्फेक्टेड है, यह भी इसका रिजर्वियर हो सकता है। सुअर के द्वारा सुअर का मांस खा लिया जाए या इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाए तो। और दूसरा है आपके नेचुरल होस्ट में सबसे कॉमन याद रखना है, नेचुरल होस्ट होता है इसका फ्रूट बैट्स। इसके अलावा पिग दोनों हो सकते हैं। पिग के द्वारा भी यह ट्रांसफर होता है। तो पिग और दूसरा है आपका फ्रूट बैट्स। फ्रूट बैट में कैसे होगा? जब आपने मानो कोई फल है, जैसे आपके सामने मैंगो की इमेज है, मैंगो आम की इमेज दिखा रखी है। इस फ्रूट को किसने खाया? पहले इस पक्षी ने, चमगादड़ ने, और फिर भाई साहब ने इसके चख दिया।
भाई साहब को आम पसंद था, भाई साहब ने देखा ही नहीं, आम कटा हुआ था, इन्होंने देखा नहीं कि किसने खाया, इन्होंने साफ नहीं किया और खा गए, देखा नहीं कि किसने चख दिया था पहले ही, चमगादड़ ने। तो अगर ऐसी संभावना है, चमगादड़ को जो है, ऐसी चमगादड़ जो फ्रूट्स पे रहती हैं वह इस बीमारी को ट्रांसफर कर सकती हैं। इसीलिए फलों को साफ करके खाना चाहिए, कटे फटे फलों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बीमारी स्प्रेड हो सकती है। और दूसरा, पिग जो है, इसके द्वारा भी यह हमें गिफ्ट में मिल सकती है। चमगादड़ों के साथ साथ पिग्स के जो आपके कंटेंट है वो भी आपको ट्रांसफर कर सकते हैं डिजीज को। अब जब ये आप व्यक्ति में आएगी, उसके बाद ये पर्सन इन्फेक्टेड हो गया, अब यह पर्सन इस पर्सन को डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता है, मतलब थ्रू द कांटेक्ट विथ अनदर न्यू इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी ट्रांसफर करेगा। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जूनोटिक तरीके से अलग होना है। जूनोटिक तरीके से मैं बात करूं तो चमगादड़ या पिग से मनुष्य में, और फिर मनुष्य एक बार इन्फेक्टेड हो गया तो वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे आप कोरोना में देख रहे हैं, कोरोना में क्या हुआ था, किसी चमगादड़ की वजह से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुआ और उसके बाद में बहुत सारे लोग पॉजिटिव आने लगे और अब एक के बाद एक चैन सिस्टम बन गया है। सेम ऐसा का ऐसा नीफा में हुआ था कि नीफा जो आपका है, यह नीफा वायरस भी चमगादड़ से मनुष्य में या पिग से मनुष्य में और फिर मनुष्य से मनुष्य में स्प्रेड हो रहा है। ऐसी डिजीज जूनोटिक डिजीज कहलाती हैं। क्लियर है? तो ऐसा इसका ट्रांसमिशन है। ध्यान दीजिएगा इमेजेस के ऊपर, चमगादड़, सुअर, मनुष्य और मनुष्य, ये चार चीजें हैं जो उसके ट्रांसमिशन को दर्शाती हैं। लक्षणों की बात करें मैं कि क्या क्या लक्षण यहां देखने को मिल सकता है आपको, बोले तो इसका जो वायरस है आपका नीफा का, उसमें क्या कंडीशंस आपको नजर आएगी लक्षणों के आधार पर। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको नजर आ सकता है नोजिया एंड वोमिटिंग, जीआईटी के लक्षण है। उसके अलावा आपको नजर आ सकता है ट्विस्टिंग ऑफ फेशियल मसल्स, हमारी जो फेशियल मसल है उनकी ट्विस्टिंग नजर आ सकती है। इसके अलावा एनसेफेलाइटिस नजर आ सकता है, नोजिया वोमिटिंग है, ट्विस्टिंग ऑफ फेशियल मसल है, एनसेफेलाइटिस है, ब्रेन की समस्याएं हो सकती हैं। उसके अलावा सीवियर हेडेक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 5वें नंबर पर राइज इन द टेम्परेचर, बोले तो फीवर देखने को मिल सकता है, जो कि कॉमन कंडीशन रहने वाली है। उसके अलावा 6ठे नंबर पर अनकॉन्शियसनेस भी देखने को मिल सकता है। कॉमन 6 कंडीशंस आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है, बोले तो नोजिया वोमिटिंग, बोले तो आपका ट्विस्टिंग ऑफ फेशियल मसल्स, एनसेफेलाइटिस, सीवियर हेडेक, फीवर, अनकॉन्शियसनेस, ये सारे के सारे लक्षण ऐसे हैं जो नीफा वायरस की देन हो सकती है। इसकी वजह से हमें लक्षण देखने को मिल सकते हैं। चलिएगा बात करते हैं आगे। इस जो वायरस आपका नीफा वायरस था, इस नीफा वायरस के अंदर आपको जो रिजर्वेयर नजर आएगा वह कौन हो सकता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, इसका जो रिजर्वेयर है वह कौन होगा, तो आपका जवाब होगा फ्रूट बैट्स, यानी फलहारी चमगादड़ जो होती हैं वह इसके डेफिनेटिव होस्ट होती हैं। कौन? फलहारी चमगादड़, फलहारी चमगादड़ यह हो सकती हैं। मुख्यतः यही होती है डेफिनेटिव होस्ट, डेफिनेटिव होस्ट यही है, डेफिनेटिव होस्ट। इसके अलावा और आपको मिल सकता है फ्लाइंग फॉक्सेस, फ्लाइंग फॉक्सेस बोलते हैं उड़ती हुई चमगादड़, उड़ने वाली चमगादड़ होती है उन्हें बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्सेस, उड़ने वाली चमगादड़। इसके अलावा आपको मिल सकता है पिग, सुअर। ये सारे के सारे यहां क्या हो सकते हैं, इसके रिजर्वेयर हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मैं बात करूं तो फ्रूट बैट्स, बोले तो फलहारी चमगादड़ यहां देखने को मिल सकती हैं। और ट्रांसमिशन में भी याद रखना है,
इसका जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन, इस ट्रांसमिशन में याद रखना है कैसे ट्रांसमिट होगी, तो हमें बताना है कि बेड्स कंटामिनेटेड fruits eaten by person, अगर कोई व्यक्ति जो बेड्स हैं उनसे कंटामिनेटेड फ्रूट्स खा रहा है तो उसमें ट्रांसमिशन की संभावनाएं रहेगी, यह बीमारी आप में ट्रांसफर हो सकती है उसके वजह से। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इन दोनों वायरसों से रिलेटेड हैं। अगर मैं कॉमन बातें करूं इन दोनों वायरसों को लेकर कि आपको क्या जनरल सावधानियां रखनी चाहिए, अभी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, दोनों में सिम्टोमेटिक इलाज है, कुछ प्रिवेंशन आप कर सकते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, स्पेशली हम बात करें इबोला वायरस की, वहां मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जनरल ट्रीटमेंट की हम बात करें, कॉमन प्रिवेंशन की हम बातें कर रहे हैं, जो ध्यान रखने की बातें हैं। इबोला की मैं बात करूं, अगर इबोला में आपका जो प्रिवेंशन होता है, जो रोकथाम आप करोगे, जो बचाव आप करना चाहोगे, उनमें क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि डेफिनेटली ट्रीटमेंट नहीं है, बचाव ही अच्छा होगा। सबसे पहले मास्क का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि यह ट्रांसमिट होने से बचेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं और क्या सावधानी आपको बरतनी है, हैंड वॉशिंग को आप ध्यान दें, हैंड वॉशिंग आप करें। इसके अलावा हेल्दी डाइट का इस्तेमाल आप करें, हेल्दी डाइट्स। ये सारे पॉइंट हैं जो आपको किससे रोकथाम करेंगी, इबोला से रक्षा करने के लिए जरूरी हैं। वहीं अगर मैं बात नीफा की करूं, न्यू वायरस के बारे में, यहां क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट सावधानी, ऑलवेज आपको साफ करके खाना है भोजन को। ऑलवेज वॉश द फ्रूट्स, ऑलवेज वॉश द फ्रूट्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले फलों को साफ करके खाना चाहिए ताकि अगर किसी बैट का कांटेक्ट भी हुआ हो तो हम कम से कम सेफ रह सकें। इसके अलावा अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड डैमेज फ्रूट्स, अगर कटे फटे फ्रूट्स हैं तो उन्हें आप अवॉइड ही कर दें, उन फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करें। इसके अलावा अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड पिग मटेरियल्स, इसमें इसका मीट है, इससे मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो पिग प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी से आपको क्या करना चाहिए, पिग प्रोडक्ट से दूरियां बनानी चाहिए। ये सारे की सारे कुछ जरूरी बातें थी जो रोकथाम के लिए हैं। कार्ड एक स्पेसिफिक इलाज नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है हमारे पास में। तो ये दोनों बीमारियां थी आपकी। चलिए एक बार क्विक रिव्यू करते हैं दोनों का। सबसे पहले बोले तो इबोला झेरी वायरस, इसका एजेंट क्या है, बोलेंगे इबोला वायरस है। एजेंट का नाम बताओ तो बोलना है फिलो वायरस है। फैमिली बोलो फिलोविरिडी फैमिली है। यह कैसी बीमारी है, जूनोटिक डिजीज यह होती है। चलिए आगे हमने बात की, ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 2 से लेकर 21 दिन है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, बॉडी के सिक्रेशन के द्वारा यह ट्रांसमिट होता है, सीमन या स्वीट कॉमनली यहां बताया मैंने। रिजर्वेयर इसका बैट या चमगादड़ होता है। इसकी फर्टिलिटी रेट 40% यानी 40% देखी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट के बारे में, तो आपकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की हम बात करें अगर इबोला का, तो पीसीआर कर सकते हैं, एलाइजा कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन मैंने लिखा है आपके सामने, बताया भी था, एनसेफेलाइटिस इसका होता है, कॉमनेस्ट देखा गया है इबोला के साथ में। इसके अलावा इबोला के लक्षणों में सबसे पहले नजर आएगा वॉमिटिंग
और नजर आएगा ब्लडी डायरिया और यूरिन, शॉर थ्रॉट, ब्लडिंग फ्रॉम बॉडी ओपनिंग्स। इसके अलावा आपको नजर आएगा जनरलाइज बॉडी वीकनेस, बॉडी की थकावट नजर आएगी, मसल पेन नजर आएगा, हेडक नजर आएगा और फीवर देखने को मिल सकता है। इसके बाद नीफा की हमने बात की। नेक्स्ट वायरस है नीफा वायरस। नीफा वायरस का एजेंट नीफा ही है, नीव वायरस के नाम से भी हम इसे जान रहे हैं। जीनस है हेनिपा वायरस, इसका जीनस होता है। फैमिली पैरामिक्सोविरिडी फैमिली के तहत यह आता है। कौन सी फैमिली है? पैरामिक्सोविरिडी फैमिली, पैरामिक्सोविरिडी फैमिली में आता है। हिस्ट्री पे 3 बातें मैंने बताई है। पहली बात 1999 में फर्स्ट केस आया था वर्ल्ड में। कहाँ था? मलेशिया में आया था। नीफा का विलेज था नीफा विलेज, और इसीलिए इसे नीफा वायरस कहा जाता है। दूसरा बताया 2001 में इंडिया में प्रवेश किया, वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में आया था। वही बात करें दोबारा रिपीटेशन कब हुआ? 2018 में केरला में रिपीटेशन हुआ। 21 डेथ और 11 डेथ का यहाँ डेटा माना गया है। 21 डेथ मानी गई है WHO के हिसाब से, 11 इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट बात करें इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, तो याद रखना है 5 से लेकर 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसकी फर्टिलिटी रेट कितनी? 50% है। इसमें डेथ का कारण क्या है? एनसेफेलाइटिस इसका कॉम्प्लिकेशन होता है। लक्षणों के इससे पहले हमने बात की इसका ट्रांसमिशन बेहद जरूरी है। जैसे होस्ट की बात आती है, मैंने बताया नेचुरल होस्ट फ्रूट बैट्स हैं, वे चमगादड़ जो फलों पर निवास करती हैं, उन्हें हम नेचुरल होस्ट इसका मानते हैं। पिग्स के अंदर भी ये ट्रांसमिशन देखा जाता है, तो पिग और चमगादड़ दोनों से मनुष्य में ट्रांसमिट हो सकता है। इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नीव टू ह्यूमंस मे अकर आफ्टर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बैट एंड पिग्स, ये दोनों ट्रांसमिट कर सकते हैं। मतलब ट्रांसमिशन में किसका सहारा लेना पड़ेगा? चमगादड़ और पिग, ये दोनों आपको ट्रांसमिट कर सकती हैं डिजीज को, आपको गिफ्ट में दे सकती हैं। जैसे आप फल खा रहे हैं और इसकी कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इनसे फिर आप आगे वाले व्यक्तियों में स्प्रेड करोगे। एक व्यक्ति पॉजिटिव होता है तो फिर यह कंटिन्यू आगे स्प्रेड होती है थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस, और इसके सिक्रेशंस के द्वारा भी यह ट्रांसमिट होना शुरू हो जाती है। लक्षण क्या क्या मिल सकते हैं नीव वायरस के? तो नीव वायरस में सबसे पहले नोजिया, वॉमिटिंग आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा ट्विस्टिंग ऑफ फेशियल मसल्स, फेशियल मसल में ट्विस्ट देखने को आपको मिल सकता है। एनसेफेलाइटिस आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सीवियर हेडेक आपको देखने को मिल सकती है। टेम्परेचर ज्यादा, फीवर आपको देखने को मिल सकता है। अनकॉन्शियसनेस भी आपको देखने को मिल सकती है। सारे के सारे लक्षण हमारे नीफा वायरस से रिलेटेड हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? इसके अलावा रिजर्वियर की बात है, इसका डेफिनेटिव रिजर्वियर अगर पूछा जाए नीफा का, जवाब होगा फ्रूट बैट्स। इसके अलावा और क्या हो सकता है? फ्लाइंग बॉक्स फॉक्सेस, और क्या हो सकती है? पिग। फ्रूट बैट्स का मतलब फलहारी चमगादड़ जो फलों पर निवास करती हैं। फ्लाइंग फॉक्सेस का मतलब है उड़ने वाली चमगादड़, और पिग सुअर को बोलते हैं। ये सारे इसके रिजर्वेयर हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन इनमें डेफिनेटिव होस्ट क्या होगा? फ्रूट बैट ही रहने वाला है। ट्रांसमिशन की बात करें, कैसे ट्रांसमिट होना है? तो बैट्स कंटामिनेटेड जो फ्रूट्स हैं वो अगर आप खा रहे हैं, आपको ये ट्रांसमिट हो सकता है। इबोला के प्रिवेंशन की बात कर रहा हूं, साथ में प्रिवेंशन की बात करूंगा आपके नीफा की। दोनों में लगभग समान सी बातें हैं, क्योंकि मैंने डेफिनेटली कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है, पर्टिकुलर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अभी नई नई डिजीज हैं, आने वाले समय में विकसित होंगी। अगर इनका रिपीटेशन होता है, दोबारा पाई जाती हैं, तो हो सकता है इनकी वैक्सीन और इनकी दवाइयां डेवलप हों। अगर इसके प्रिवेंशन की, इबोला की मैं बात करूं, यहां मास्क यूज कर सकते हैं, हैंड वॉशिंग का इस्तेमाल करेंगे, और हेल्दी डाइट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है इन सारे प्रिवेंशनों के द्वारा, इन चीजों के द्वारा हम इसे रोक सकें स्प्रेडिंग करने से। इसके अलावा नीव की मैं बात करूं, यह फ्रूट से स्प्रेड हो रहा है, इसलिए ऑलवेज किसी भी फ्रूट को खाने से पहले आप उसे साफ करें, वॉश करके खाएं। अवॉइड करें कटे फटे फलों को नहीं खाएं, लगता है जानवरों का कटा हुआ है, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें।
और जो पिग प्रोडक्ट्स हैं आप उनसे भी बचें, उन्हें खाने से भी बचें, ताकि आप अपनी लाइफ को सेव कर पाएं। और इन भयानक जो नई लाइलाज अभी नई डिजीजेस हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इनसे आप सेफ रह सकें। कहने का मतलब था दोनों डिजीजेस हमने कंप्लीट कर ली हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स थे वो टच कर लिए हैं। हालांकि नई डिजीज है बहुत सब और भी बहुत कुछ इनमें दिया जा सकता है, लेकिन एग्जाम में जो पॉइंट्स आ सकते हैं वो हमने सारे कवर कर लिए हैं, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। याद रखिएगा एजेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके होस्ट के बारे में पूछ सकते हैं। नई डिजीजेज हैं क्योंकि इनके होस्ट जूनोटिक डिजीज हैं, जानवरों से हमें आ रही हैं, तो चमगादड़ और बैट आप याद रखें। और एक इबोला के लिए एक्स्ट्रा पिग भी याद रख लें। तो इबोला और आपका नीफा, इनमें आपको बैट के द्वारा स्प्रेड मिलेगा। लगभग हर प्रकार की जब जूनोटिक डिजीज आप देख रहे होंगे, अधिकांश के अंदर, हालांकि सब में अलग अलग होता है, लेकिन अधिकांश में बैट का आपको प्रेजेंस जरूर मिलेगी। क्लियर है? चलिएगा, बात खत्म होती है आज की क्लास यहीं पर। मिलते हैं नई क्लास में किसी और डिजीज के साथ में, नई कम्युनिकेबल डिजीज के साथ में। आज की क्लास में इतना ही।